पीढ़ियां बदल गई है। जो हम लोग को फैन ऐसे मिलते हैं, कोई भी या लड़का हो या लड़की, अपने गोद में बच्चा है और वो बोल रहे कि हम बचपन में आपका शो देखते थे। मतलब ये 17 साल इज अ ह्यूज स्पैन ना, टचवुड बेसिकली इट्स अ ह्यूज स्पैन। क्योंकि और तारा पे तो ये खासियत यही है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, बिकॉज इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप लाइफ जी रहे हो वहां पे, जैसे मैं भिड़े की लाइफ ही जी रहा हूँ 12 घंटे की। ओनली थिंग इज आई एम पेड फॉर दैट, इट्स लाइक दैट कि मुझे जाकर वहां पे तैयार होना है, मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है, मुझे गोकुलधाम सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ये सारी चीजें होती है। अभी शो में जो ट्रैक अभी चल रहा है टप्पू के शादी को लेके, सोनू के शादी को लेके, अलग अलग तरीके से, हालांकि फैंस तब से भी बोल रहे दोनों को एक साथ शिप कर रहे कि यार टप्पू सोनू का एक साथ क्यों नहीं शादी होता है। आप भिड़े भाई इतने अगेंस्ट क्यों है टप्पू और सोनू के एक साथ के शादी के लिए, आप बताओ सर, ये क्या, ये क्यों से है ये सीन? नहीं, जैसे बोला ना, जैसे कि भिड़े इज वेरी प्रिंसिपल्ड गाय। भिड़े को मालूम है कि जेठालाल बेशिस्त है, तो वो जमाई बेशिस्त नहीं चाहता है। जेठालाल अच्छा बंदा है, लेकिन वो फिर जो डिसिप्लिन में नहीं है, जो रूल्स फॉलो नहीं करता। और टप्पू ने तो अनगिनत बार खिड़की के कांच तोड़े भिड़े के, तो वो उसके दिमाग में तो वो शरारती ही है पहले से। तो ऑब्वियसली वो अपने सोनू के लिए तो ऐसे ही जमाई ढूंढेगा ना कि जो उसके लेवल का हो, अच्छा वाला हो ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो उसके दिमाग में वो सब चीज है। फेवरेट खाने का क्विजीन क्या है आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एनीथिंग इज एब्सोल्युटली वेलकम। फेवरेट ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसमें भी इंडियन ज्यादा फेवरेट है। जैसे मेहता साहब हो गए, शैलेश लोधा, इतने साल आप लोग ने उनके साथ काम किया, गुरुचरण हो गए, आप कभी भी इन लोग के साथ ऑन एंड ऑफ, डेली तो देखो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबका अलग अलग स्केड्यूल रहता है, बट ऑन एंड ऑफ आप लोग टच में हो? नहीं, ऐसे एज ए डेली बेसिस पे तो टच में नहीं हुए, लेकिन जैसे शैलेश जी बीच में अवार्ड फंक्शन में मिले थे, या दिलीप भाई के बेटे की शादी में हम लोग जब गए थे तो वहाँ पे गुरु की मुलाकात हुई थी। तो ऐसे ओकेजनली हम लोग मिलते हैं, बट नॉट ऑन डेली बेसिस। बीच में आई मीन गुरुचरण जी ने ही ओपनड अप अबाउट, आई थिंक बीच में वो कहीं चले गए थे वगैरह एक्सेट्रा, एंड ही ओपनड अप अबाउट द डिफिकल्टीज एक्सेट्रा एज वेल। एज अ फेलो कलीग, आपने उनके साथ कभी कुछ उस चीज को लेके बात किया कि हाउ ही कैन काइंड ऑफ स्टेबलाइज हिज लाइफ, बिकॉज़ आई थिंक वो बीच में नो, इसलिए नहीं हुई बात क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मंदार अशोक तांदवड़कर और आप मुझे देख रहे हैं शुभोजीत के यूट्यूब चैनल पे। मेरा ख्याल से ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है जो इतनी देर चला, जो मैं आई एक्चुअली स्पोक माई हार्ट आउट कंप्लीटली। आई एक्चुअली एंजॉयड गिविंग आंसर्स टू शुभोजीत, एंड शुभोजीत ने भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल मुझसे पूछे विथ नो कॉन्ट्रोवर्सीज। थैंक यू वेरी मच। जो जेन्युइन था वही पूछा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपसे कनेक्ट होने के लिए एक माध्यम मिला, तो मैंने जितना भी अपने दिमाग में था, जितना भी अपने मेरी जर्नी थी, मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ और आगे भी आप सबको मैं एंटरटेन करता रहूँगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप एंड प्लीज़, अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। चैनल का नाम है शुभोजीत घोष। थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यू विथ योर फेवरेट एकमेव सेक्रेटरी साहब। भाई मेरे दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं हूं मैं, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी के जो एकमेव सेक्रेटरी सर है उनके पर्सनल वाले सोसाइटी में हूं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही फ्लेक्स करने का चीज़ है कि आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को देखते हो, मैं उनको उनके पर्सनल सोसाइटी में यहाँ पे देख रहा हूँ। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। द पर्पस फॉर दिस पॉडकास्ट इज गोना बी वेरी वेरी स्पेशल। आप लोगों ने उनको एज भिड़े भाई बहुत सारा प्यार दिया है ओवर 17 ईयर्स सर, 17 साल, और आज जाके हम लोग उनका एक अलग ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव समझने वाले। हिज एंटायर जर्नी, इतने सालों का मेहनत है, तजुर्बा है, कहाँ कहाँ से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चालू हुआ टू नाउ, वी आर गोना अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो थैंक यू सो मच मंदार सर, थैंक यू ये करने के लिए मेरे साथ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। एंड यू नो, जैसे कि सर मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि यू नो भिड़े भाई के पर्सनल सोसाइटी में हूँ। अभी इतने सालों से ये किरदार निभाते हुए जो एक्सपीरियंस हो गया है, मंदार चंडवटकर के अंदर कितना मंदार चंडवटकर बचे हैं और कितना भिड़े भाई ज्यादा आ गए, ये आप मेरे को बताओ। नहीं, भिड़े और मंदार में एक बात बहुत कॉमन है, बोथ आर डिसिप्लिन। और मैं इसका पूरा श्रेय देता हूँ मेरे स्कूल के जो टीचर है
विकास काटडरे सर, जो मैं एनसीसी में था जब मैं स्कूल में था, नेशनल कैडेट कोर। तो उस वक्त उन्होंने एक चीज़ हमें सिखाई थी, डिसिप्लिन। वो आज तक मुझे बहुत काम में आ रही है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई भी क्षेत्र में हो, आपको अगर डिसिप्लिन है तो आप ऊंचाइयाँ बिल्कुल ऊंचाई पे जा सकते हैं। तो दोनों में ये चीज़ तो कॉमन है। अच्छा, भीड़े की वजह से एक बात भी है कि ऑब्वियसली पहले भी था, मैं मेंटेनेंस अपना सोसाइटी का टाइम टू टाइम देता हूँ। जेठालाल फैंस मस्ट नोट दिस। हाँ, वहाँ पे डिले नहीं होता, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि व्हाट इज़ द पेन बिहाइंड इट, कि अगर सोसाइटी का कोई भी मेंबर अगर बहुत समय से नहीं दे रहा है, उसको टाइम लग रहा है, तो एज ए सेक्रेटरी, एज ए चेयरमैन आपको कितनी तकलीफें होती है, बिकॉज इट्स ऑनररी जॉब, आपको यू आर नॉट पेड फॉर इट। करेक्ट। तो उसके पीछे पड़ो, उसको आप मैसेज करो, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो इट्स काइंड ऑफ पेनफुल। बट यहाँ पे तो ऐसा कोई है नहीं, सब कुछ टाइम टू टाइम करता हूँ। क्या बात है सर, आपने डिसिप्लिन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहा, एंड डिसिप्लिन के साथ साथ दो और चीज़ें आई बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान को आगे लेके जाने के लिए। एक होता है उनका पर्सनल हार्ड वर्क, एंड थोड़ा बहुत यूनिवर्स का लक भी जरूरत होता है टू ब्लेंड अलोंग साइड द हार्ड वर्क, सो दैट वो आगे जाके आप लक में यकीन करते हो आप? जी बिल्कुल करता हूँ। अब मैं लक को अपने स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता हूँ। आप जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, आप जो भी आप किसी भी भगवान को मानो, आप यूनिवर्सल पावर को मानो, एनर्जी को मानो, किसी भी कोई भी चीज़ को मानो, आप अगर आप एक 10-15 मिनट आप उसका ध्यान करके आप थैंकफुल रहते हो, जो भी आपके अराउंड पावर है, एनर्जीज है, उसके लिए अगर आप थैंकफुल रहते हो, तो लक आपके फेवर में आता ही है। बाकी बचा हुआ काम आपका टैलेंट और आपका हार्ड वर्क, उस पर डिपेंड है। सर, जितना मैंने आपके बारे में सुना है, ऑफ कोर्स एक्टिंग हैज बीन योर होल एंड सोल पैशन, यस। बट उसके अलावा भी एक जो इंसान के जिंदगी में एक मोड़ आता है जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए। मेरे ख्याल से आप इंडिया के बाहर काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, एंड आई एम श्योर दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंफर्ट जोन फॉर यू। एंड सबसे मुश्किल होता है आई थिंक कंफर्ट जोन को छोड़ के किसी नई चीज़ को ट्राई करना, क्योंकि पता नहीं होता कि वो नया चीज और भी बेहतर होगा या जो ऑलरेडी चल रहा है उससे खराब होगा। yes. आपके जिंदगी में वो मोड़ कब था, आपको अभी भी याद है, जब आपने डिसाइड किया कि नहीं भाई चलो हो गया काम, नौकरी, अभी तो भाई जो पैशन है उसी को होल एंड सोल तरीके से डेडिकेटेडली चेस करना है? 1997 to 2000 मैं दुबई में था, मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे। मेरी मामा वहाँ पे मैनेजर थे, तो उसने मुझे बुलाया था, और उसके अंदर में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी मैंने ऑब्वियसली। लेकिन मेन चीज़ मैंने सीखी, उसका जो पैशन था ना टुवर्ड्स हिज जॉब, जो मैं करता था। आई वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर ओवर दे, तो मैं जहाँ पे ड्राइंग्स करना, कंप्यूटर पे साइट पे जाना, वो सारी चीज़ें करता था। इट वॉज माई एजुकेशनल पार्ट बेसिकली, जो मैंने सीखा था। अच्छा खासा पेमेंट था, बट लेकिन जैसे जो मन को, मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि योर करियर शुड बी योर पैशन। आप अपने पैशन को ही करियर बनाओ, नहीं तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप अपने हॉबी को करियर नहीं बना सकते, या आपको जो चीज़ पसंद आ रही है, मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मैं उसको कर, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका पैशन जो है, योर पैशन स्टेज फॉर लाइफ टाइम, तो उसको आप करियर बनाओ। तो पैशन कुछ भी हो सकता है आपका। तो मेरा पैशन तो पहले से ही एक्टिंग में था ही। 1997 में कैसा था ना, उस वक्त दूरदर्शन चैनल था ज़्यादा, और डीडी मेट्रो था जी, और जी टीवी शुरू हुआ था जी, जस्ट स्टार्टेड टू ब्लॉसम, ऐसा कुछ। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि अभी, और उसमें मेरी एक सीरियल भी आई थी उस वक्त, मराठी सीरियल बहुत अच्छी। तो मुझे लगा कि बस अपना भी मामला सेट है, अभी सीरियल मिल गई है, अभी ड्रामा करूँगा, फिर धीरे धीरे फिल्मों में जाऊँगा। लेकिन फिर जैसे होता है टिपिकल मिडिल क्लास बॉय, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, एंड एट द एज ऑफ 22 यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू टेक योर डिसीजंस। बेसिकली कहीं ना कहीं एक दबाव बोलो, या कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस होता है आपको बाकी रिलेटिव्स के बोलने का, जिसकी वजह से फिर मुझे वो दुबई की जॉब लेनी पड़ी, जो कि मैंने ऐसे नहीं चाही थी कि मैं जाना चाहूँ। लेकिन ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं वहाँ पे गया, क्योंकि घर बैठे मिली थी, कोई मैंने अप्लाई नहीं किया था। मामा ने बुला लिया था कि आ जा भाई, तेरा हो गया है तो इधर आ जा अभी। तो मैं गया। 8 जून 1997 आई फ्लू फ्रॉम हियर, दुबई में उतरा। 9 तारीख को मैंने ज्वाइन किया। 10 तारीख को मैं मामा के साथ अबू धाबी में उसकी गाड़ी में इंग्लिश क्लाइंट के सामने बैठा हूँ। इंग्लिश वाले कोई आर्किटेक्ट था, उसके सामने बैठा हूँ। वो क्या बोले जा रहा है, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है।
मामा सुन रहा है और मुझे बोल रहा है कि तू नोट्स निकाल। बोला मैं क्या नोट्स निकालूं, क्या मैं, वो जो बोल रहा है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने मामा को बोला, वो जैसे हुआ मीटिंग बोला, मामा बोला भूख लगी है। बोला हाँ चलो खाते हैं। उसके बाद फिर बोला तो क्या क्या नोट्स बनाया। बोला भाई मैं क्या नोट्स बनाऊं, मुझे पहली बार तो समझा ही नहीं। 2 दिन बाद तो मुझे, मैं परसों आया हूँ इंडिया से, तुम मुझे इंग्लिश आर्किटेक्ट के सामने बिठा रहे हो। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। फिर धीरे 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 फिर वहाँ पे 6 महीने बाद आई स्टार्टेड गोइंग आउट। मैंने अपना जिम कंटिन्यू किया वहाँ पे। फिर मैंने बोला कि चलो, हम लोग बैचलर्स रहते थे सारे, तो मैंने बोला कि मैं अपना बाहर का, मेरा ग्रोसरी का काम मैं संभालूंगा, घर का कुकिंग का काम आप संभालोगे। तो ग्रोसरी और बर्तन वॉश करना मेरे पास था। तो मैं जैसे ही 9 घंटे का हम लोग का ऑफिस था, सुबह 8 से लेके 2:45 तक, फिर 2:45 से 2:45 2 घंटा आराम करते थे हम लोग। बस छोड़ के जाती थी, नज़दीकी था। 2:45 से लेके 6:45 तक हम लोग फिर से काम करते थे। तो 6:45 बजे जैसे ही बस लेके निकलती थी, वहाँ पे एक रोला करके एक जगह है शारजा में, वहाँ पे मैं जिम में जाता था। 7:15 7:30 तक पहुँचता था। 7:30 से लेकर 8:30 में जिम करता था। उसके बाद ग्रोसरी लेके घर पे आना, घर पे आने के बाद खाना खाने के बाद फिर थोड़ा टाइम पास वेब पास, बर्तन वॉश किए, फिर रात को 10:30 11 बजे तक ऑफ टू बेड। ऐसा रूटीन मेरा काफ़ी समय तक रहा। फिर लेकिन 6 महीने बाद मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, कि मेरा पैशन क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। अभी पता चल रहा है यहाँ पे जी टीवी आ गया, सोनी टीवी आ गया, यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स ओपन अप हो रहे हैं इंडिया में। बोला काम तो बढ़ रहा है यार, अभी आई मस्ट टेक अ डिसीजन। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फैमिली की, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं नहीं कर पाता। लेकिन फिर मैं वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से मिला, वहाँ पे मेरे पहचान हुई, जैसे कोई पाकिस्तान से था, कोई कोलकाता से, कोई हैदराबाद से। तो हम लोगों ने मिलकर वहाँ पे प्रतिबिंब नाम का ग्रुप बनाया, जिसके चलते हमने वहाँ पे हिंदी उर्दू प्लेस किए वहाँ पे अलग अलग जगह पे। तो हम लोग उसमें, और एक रिहर्सल भी जुड़ गया मतलब मेरे रूटीन में। तो वो थोड़ा सा एक सुकून था मेरे लिए कि भाई मैं जिस काम को चाहता हूँ मैं एटलीस्ट वो कुछ कर पा रहा हूँ वहाँ पे। तो मुझे अच्छा लगा। फिर हम लोग वहाँ पे फिर 2 साल के बाद जब मैं इंडिया आया, डायरेक्ट 2 साल के बाद आया था मैं, तो मैंने देखा यहाँ पे कि भाई चीज़ें काफ़ी बदल रही तो है। 2 साल बाद मतलब 1999? 1999 में मैं आया इंडिया में डायरेक्ट 2 साल बाद। आने के बाद मैंने देखा थोड़ा सा अभी टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी सारे चैनल्स ओपन अप हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो भी सोचना पड़ेगा। फिर मैं गया। 3 साल का वीज़ा रहता है आपका, तो 3 साल के बाद आपको एक्सटेंड करना होता है। अभी मेरे मामा को मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने मामा को एक चिट्ठी लिखी। आज भी मुझे याद है, मैंने मामा को चिट्ठी लिखी। मैं बोला मामा भाई ये मेरी चिट्ठी है, पढ़ लो, आई एम अनेबल टू स्पीक, तो जस्ट तुम पढ़ लो क्या है जो मैं कहना चाहता हूँ, जो वो इसी में है। मैंने उस पर यही लिखा था कि भाई जैसे तुमने तुम्हारा पैशन फॉलो किया यहाँ पे आके, मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लेट मी फॉलो माई पैशन। तो उसने मुझे बोला कि, उसने इमीडिएटली बोला अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जा बिंदास जा, लेकिन एक बात है ना कि दोबारा फिर सेकंड थॉट मत देना इस चीज़ को। बोला है तो फिर उसको उस पर डटे रहना। बोला यस ऑब्वियसली। मैंने उसको उस पर प्रॉमिस किया था कि मैं मेरा ड्रामा लेके यहाँ पे आऊँगा दुबई में। मैंने उसको उस वक्त बोला था मैं ऐसा एक ड्रामा करूँगा। मुझे मालूम है, रैंडमली बोला था मैंने कि मैं अपना ड्रामा लेके दुबई में आऊँगा। तो फिर यहाँ पे आने के बाद मेरा स्ट्रगल चालू किया 2000 में आने के बाद। फिर ये वो करते करते मराठी प्लेज ऑल द बेस्ट में नाटक करता था, जिसमें वो अंधा गूंगा बहरे की जो कहानी है, इसमें अंधा बनता था। मैंने 450 शोज़ किए उसके एक साल में, काफ़ी कुछ थिएटर किया। उसके बाद मैंने इंग्लिश थिएटर किया भरत दाभोलकर जी के साथ। तो उसी अश्विन गिडवानी इज द प्रोड्यूसर बेसिकली, एंड उसका मैंने पंचतंत्र करके एक नाटक किया जो इंग्लिश प्ले था प्रॉपर, जिसमें आई वॉज द ओनली ह्यूमन बीइंग। फिर बाकी जो किरदार थे उसमें सब एनिमल्स बने थे। तो इट वाज अ काइंड ऑफ अपनी पंचतंत्र की कहानी होती थी, उस पे वो पूरा प्ले था। और वो बहुत अच्छा, उस वक्त का बहुत ही बेहतरीन प्ले था, जिसमें फुल ऑन कॉस्ट्यूम ड्रामा था उसमें। मतलब उसमें हेड गियर्स लगे हुए थे सबको, जैसे लायन का हेड गियर है, टाइगर का हेड गियर है, मंकी का है। तो वो बच्चों के लिए विजुअल ट्रीट थी वो। कि जैसे एक बंदा है, मैं वरुण नाम का बंदा है, जो अपने बच्चे की बेड टाइम स्टोरीज से बहुत पक गया है, और वो टीवी में खींचा जाता है। टीवी में खींचने के बाद वो जंगल में आ जाता है, फिर जंगल में उसको वो पूरी वो कहानी घूमता है पूरा। तो वो द प्ले इज ऑल अबाउट दैट, कि वो कैसे होता है, फिर कैसे वो उसको कैसे सीख मिलती है। पंचतंत्र इट्स लाइक मॉरल ऑफ द स्टोरी कैसे होती है, वैसा था। टग ऑफ वॉर वाज द क्लाइमैक्स। वो सब करने में हम लोग बहुत मजा आया। वी डिड अराउंड 100+ शोज ऑल ओवर इंडिया,
यूके, यूरोप हमने, और फिर हम लोग वो प्ले लेके एक दिन दुबई गए। तो मुझे वो था दिमाग में कि मैं अपना प्ले आपने लेके कहा था। आऊँगा, तो मैं अपना प्ले लेके दुबई गया। तो इट वाज लाइक कि चलो मैंने अपना वो, फिर मामा को बुलाया था मैंने खास उसके लिए, तो मामा वाज वेरी हैप्पी। एंड नाउ उसके बाद फिर 2008 आई ऑडिशन फॉर दिस तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आपके पास ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो ये आपके पास ब्रीफ क्या आया था ऑडिशन के टाइम पे, कि आपने ऐसे ही वन ऑफ द अदर शोज जिसके लिए आप ऑडिशन कर रहे थे उस हिसाब से आपने ऑडिशन किया, स्पेसिफिक कुछ ब्रीफ था कि ऐसा कैरेक्टर है मंदार? मुझे क्या बोला था? गया था कि ये सोसाइटी का सेक्रेटरी है, मराठी है, और उसूल वाला बंदा है, प्रिंसिपल वाला बंदा है वो, उस और बहुत उसको प्राउड है कि वो सोसाइटी का सेक्रेटरी है। और बंदे होते हैं ऐसे या जो प्रिंसिपल वाले होते हैं और उनको अच्छा लगता है कि भाई मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, जी, ना yeah, अथॉरिटी वाला yeah. काम कर रहा हूँ। तो मैंने जब ऑडिशन दिया था तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी मैंने वहां पे किया था। अच्छा, ये तो नेचुरली आया था? नेचुरली मैंने वहां पे किया था, तो उनको वो अच्छा लगा, बोला ये रखना आप, ये बेस्ट है। तो एकमेव शब्द भी मेरा ही था, क्योंकि वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं था। तो एकमेव इज व्हाट, वन एंड ओनली, करेक्ट, मेरे अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है, मैं ही हूँ, इसलिए दैट कम्स फ्रॉम प्राइड। यस, तो दैट कम्स विद प्राइड। तो वो ऑडिशन में किया हुई बात आज लोगों को बहुत अच्छी लगती है। वो ऑडिशन में किया हुआ था मैंने, क्या बात है। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कि नहीं इसको रखो, ये थोड़ा सा अलग है, तो वो उसके बाद रखा। से कल्ट बन गया वो। कल्ट बन गया वो। अभी भी आई थिंक जब भी आप कभी भी बाहर शूटिंग के बाहर कोई शो पे जाते हो या सेट पे जाते हो, आपको ऐसा रिक्वेस्ट किया बोला ही जाता है कि भाई प्लीज एक बार कर दीजिए। यस यस, और मुझे भी अच्छा लगता है वो बोलने में लिए। ऑब्वियसली जब मैं सोसाइटी मीटिंग में जाता हूँ एज अ मेंबर, तो वहाँ पे भी बोला जाता है कि आप इधर आके बैठिए। बोला नहीं भाई, मैं यहीं पे ठीक हूँ। सेक्रेटरी की हालत क्या होती है मुझे मालूम है। तो वहाँ मतलब काफी सारी जगहों पे बोला जाता है ऐसे। क्या बात है। तो भिड़े भाई जो है, इनका कैरेक्टर हमारे जमाने में जीना पसंद करते हैं, तो असली जिंदगी में भी आपको यू लाइक टू काइंड ऑफ ब्रिंग वैल्यूज ऑफ योर पास्ट आज की जिंदगी में, कि आप बहुत ही मॉडर्न नहीं, आई वुड से इट्स अ मिक्स एंड मैच बेसिकली। जो हमारी पुरानी कोई चीजें हैं, वो जो सालों से चलती आ रही है, जो अच्छी है, उसको तो रखना ही है। जैसे मेरा ऐसा है, सुबह स्नान करने के बाद भगवान के सामने 10 मिनट बैठना है। अगर आपको शाम को घर पे हो तो दिया तो लगाना ही है। ये हमारे ज़माने से चला आया हुआ है, वो तो मैं करता ही हूँ। मैंने अपने बेटे को भी बोलता हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप फ़ोन करके कांटेक्ट में रह के, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, जो आजकल नहीं होता है। जी। आपको बहुत सारे आपके कजिन्स कौन है, आपकी पता ही नहीं मौसी है या आपके चाचा लगते हैं, मामा लगते हैं, बहुत आप जब रेयरली शादी में जाते हो तब पता चलता है। तो वो ना करते हुए we have a group, so I have asked my son to be a part of it and just be active on the group. It's just not like you are receiving the messages, active कि कमेंट करो। किसी ने कुछ भी किया तो अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड मौसी वगैरह, ये सब कमेंट करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैं वो अपने जो होते फॉलो करता हूँ। फिर आज के जमाने का जैसे सोशल मीडिया है, तो जिसको आपको फॉलो करना जरूरी है। उसके अलावा आप फिर अभी आजकल जैसे बोले पब्लिसिटी मार्केटिंग का जमाना है, तो वो भी जैसे मैं नहीं आना चाहता था कोई भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, मैं पहले से नहीं आना चाहता था। फिर माय वाइफ एक्चुअली सजेस्टेड मी, शी फोर्स्ड मी कि नहीं ज़रूरी है आज का, बहुत ज़रूरी है। देन आई वेंट टू दुबई, मैं मामा के पास वापस उसी मामा के पास गया था। तो मेरी बहन है मामा की लड़की, उसने बोला कि दादा तुम करो ना, तुम्हारे इतने सारे फैंस है, तुम एक बार आओ तो सही, देखो तो सही, आग लगने वाला है फिर। तो मैंने आई देन unfortunately I met this one guy, I don't know, I actually asked him to just look after my social media. उसने मेरी बैंड बजा दी, गलत चीज़ों को फॉरवर्ड करके, गलत चीज़ों को मैसेज करके उन्होंने पूरी बैंड बजा दी। तो देन आई रियलाइज कि नहीं, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आपकी हाथ में रखना चाहिए सब कुछ, किसी को नहीं देना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। तो बस वही दिमाग में रखा। फिर देन आई स्टार्टेड, फिर नहीं चलो मुझे करना है, तो देन आई स्टार्टेड फिर हैंडलिंग माय ओन अकाउंट। क्या बात तो है। वो आज के ज़माने की ये सारी चीज़ें भी उसको इनकॉर्पोरेट। तो इट्स लाइक ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ साथ मॉडर्न फ्लेयर, दोनों ही चीज मौजूद है आपके पर्सनालिटी में। एंड डिसिप्लिन के बारे में आप बात कर रहे थे, आप आई थिंक एक डिसिप्लिन का मैंने देखा था 1 जनवरी के दिन एक जिम से आपने वीडियो डाला था, मैंने देखा था कि उस दिन भी डिसिप्लिन ही झलक रहा था, क्योंकि कोई 1 जनवरी के दिन पार्टी करने के बाद नहीं जाते, बट सर जिम में गए थे अच्छे से
तो आई थिंक वर्कआउट एंड फिटनेस हैज आल्सो बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर yes लाइफ yes हमेशा it, से. it has to be. I think everyone should do workout, everyone should follow fitness, क्योंकि obviously अगर आपकी गाड़ी को आप अगर मेंटेन नहीं करोगे तो गाड़ी आपको सर्विस कैसे देगी ना. इट्स लाइक बिल्कुल. योर दिस इज योर कार, यू हैव टू मेंटेन योर कार्स. और इसमें जैसे हम लोग फ्यूल डालते हैं तो उसमें रनिंग भी तो होना चाहिए ना. खाली फ्यूल डालो फ्यूल डालो फ्यूल डालो तो कुछ मतलब नहीं उस चीज़ का. हाँ. तो फिटनेस तो मैं पहले से मेरा है ही बहुत. और 1 जनवरी को तो मैं ऑब्वियसली मैंने वो दिमाग में रखा था कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा. लकीली क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं था कि उस वक्त उन्होंने लेट खोलने वाले थे जिम. तो मैं जल्दी पहुंच गया अपने टाइम पे. तो उधर वो खाली वॉचमैन था, उसने बोला कि अरे लेकिन सर आज थोड़ा लेट खोलने वाला है. बोला अभी मैं आ गया हूँ, वापस कहाँ जाऊँ. तो उसने बोला तुम्हारे पास चाबी है तो खोल दो. उसने खोल दिया. तो जैसे गया मुझे लगा अरे यार इससे बढ़िया मौका तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जिम में पूरा जिम खाली ऐसा तो होता नहीं है आजकल. लोग कोई ना कोई टाइम पे तो रहते ही रहते. आजकल तो 24 आवर्स के भी जिम आ गए. तो उस वक्त तो थोड़ा सा लगा कि चलो आज एक इंस्पिरेशनल वीडियो भी हो जाएगा, तो वो किया. एंड उसमें कमेंट्स भी आपको एकदम धमाकेदार वाले आए, मैंने देखे वहाँ पे. एंड शिक्षक का तो कैरेक्टर जो है वो तो है ही, बट असली जिंदगी में आई नो यू आर एन इंजीनियर एंड आप पढ़ाई के बलबूते पे आपने डिग्री हासिल किया वगैरह किया, लेकिन उतना ही पैशनेट आप पढ़ाई को लेके भी थे बचपन में कि नहीं उतना नहीं. सो दैट्स अ कॉन्ट्रास्ट. नॉर्मल, आई मीन आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट बेसिकली, लाइक यू कैन से 75 70 डिस्टिंक्शन. वो एवरेज नहीं होता. हमारे जैसे लोग जो 40% वाले लोग के लिए वो बहुत अच्छा होता है वो. नहीं मतलब हाँ, मतलब उतना तो था मेरा, क्योंकि मेरी मम्मी जो है मेरी ट्यूशन लेती थी, तो थोड़ा बहुत मुझे उसका सीरियसनेस था. मैं करता था पढ़ाई, लेकिन मेरा ज़्यादातर ध्यान ये सब चीज़ों में काफ़ी था, ड्रामाज एंड फिल्म्स एंड ऑल. तो आप जब 97 में जब आप आए मुंबई, यानी उसके बाद जब आपने देखा कि इंडस्ट्री में रवैया बदल रहा है, अ लॉट ऑफ न्यू चैनल्स आर कमिंग, न्यू चैनल्स मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म, नॉट ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे अभी के ज़माने में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा, उस टाइम पे भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े थे, राइट. 97 से लेके 2008 के पीरियड में कितना फ्रीक्वेंटली आपके पास काम आ रहा था, और अगर आ रहा था तो उसको आप कैसे निभा रहे थे, क्योंकि 88 के बाद तो पूरा अलग ही हिस्ट्री है, बट 8 के पहले तक, इन बिटवीन दैट टाइम, हाउ डिफिकल्ट वाज इट और चैलेंजिंग वाज इट, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंटली काम नहीं होता ना, आप एक सपना लेके आप एक कंफर्ट जोन छोड़ के आए, एंड दैट इज अ लॉन्ग एनफ टाइम टू स्टे पेशेंट. पेशेंस हर किसी के बस का बात नहीं है. Absolutely. तो कैसे अपने मन को आपने स्थिर रखा एंड फोकस रहे कि यार मेरा भी टाइम आएगा, मेरा भी टाइम आएगा, बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट होता है. नहीं बिल्कुल डिफिकल्ट था. देयर वाज सम वेरी रफ पैचेस, वेरी डिफिकल्ट पैचेस ड्यूरिंग दैट टाइम, कि बिल्कुल भी काम नहीं है. खाली जैसे मैंने अनगिनत ऑडिशंस दिए, 500 से ज़्यादा ऑडिशन देता था मैं, दे चुका हूँ अब तक. तो उस वक्त होता था क्या, मैं रहता था परेल पहले तो 2000 से लेकर 2005 तक, मतलब टिल 2005 आई वाज इन परेल. तो परेल से मेरे लिए थोड़ी बहुत आसानी थी, क्योंकि परेल से आपको जाना है अंधेरी, आपको जाना है थाना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज दोनों ट्रैक वहाँ पे थे ही. करेक्ट. और अपना तो पूरा इंडस्ट्री वेस्टर्न में ही है, तो कोई टेंशन नहीं था. बट द रियल स्ट्रगल स्टार्टेड व्हेन आई शिफ्टेड टू कलवा, द स्टेशन बियॉन्ड थाने. तो वहाँ से आपको दादर आना है, दादर से आपको वापस ट्रैक चेंज करके सेंट्रल से लेके वेस्टर्न में आना है, वेस्टर्न से आपको अंधेरी जाना है, अंधेरी से उतर के आपको फिर आराम नगर जाना है, या जहाँ भी आपकी ऑडिशन है वहाँ जाना है. ज़्यादा शिफ्ट क्यों हुए थे? वो हम लोग का फैमिली क्वार्टर, अपना वेदाजी का ऑफिस क्वार्टर्स था, तो आफ्टर रिटायरमेंट के जस्ट पहले उनको हमको शिफ्ट करना ही था. तो वो दैट वाज द मेन रीज़न हम लोग शिफ्ट हुए थे. फिर वो स्ट्रगल बहुत था, मतलब कि ट्रैवलिंग, आई यूज्ड टू ट्रैवल अराउंड 2.5 hours to 3 hours फॉर एन ऑडिशन. अगेन फिर ऑडिशन देने के बाद फिर प्रॉब्लम ये होता था कि आप ऑडिशन में फाइनल 3 में हो, फाइनल 2 में हो, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ. तो ऐसी बहुत सारी, मतलब जैसे होता ना कि उस वक्त ऐसा था कि अरे एक ऐड मिल जाए महीने की तो वो भी गंगा ना है, ऐसा वाला था मामला उस वक्त. मतलब मनी वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट, फाइनेंशियली. या तो एक सीरियल मिल जाए, एक डेली सोप मिल जाए, ऐसी डेली सोप मिल जाए जो आपको महीने के 15 या 20 दिन बिजी रखे, या एक ऐसा ड्रामा मिल जाए जो आपको महीने के 15 से 20 दिन शो दे दे. तो वो चीज़ें नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम. उस वक्त ऐसा भी था, मराठी में ग्रुपिज्म बहुत था,
तो ग्रुपिज्म की वजह से आपको उसको भेद के अंदर जाना, उसका हिस्सा बनना थोड़ा डिफिकल्ट है. आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियल्स एंड ऑल. बट लकीली मुझे वो, जैसे मैं पंचतंत्र नाटक किया, फिर मैंने अश्विन गिडवानी वॉज देयर टू यू नो टेक मी इन अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल. फनी थिंग कॉल्ड मंकी बिजनेस, वो सारे प्लेस, मतलब कि उनके शोज बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, बहुत महीने में एक आध शो वगैरह किया तो किया, ऐसा सब था. बट इट वॉज अ रफ पैच ऑफ माई स्ट्रगल की. लेकिन एक चीज़ थी कि भाई करना तो है ही, कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी दैट. जो भी होना है इस इंडस्ट्री में होना है, वापस तो कहीं जाना नहीं है, ना कहीं जॉब करना है. मैं जॉब कर भी नहीं पाता बिकॉज वो अंदर से अलाउ ही नहीं करता बेसिकली. माइंडसेट ही वैसा है आर्टिस्ट का, दैट इज व्हाट इट इज. 2008 सर, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक वो जो मराठी में वो ग्रुपिज्म वगैरह था, आई थिंक वो गॉड्स प्लान था, बिकॉज ही वांटेड कि कुछ और तरीके से और बेहतर हो जाए, जो कि कल्ट चीज बन जाए. इसलिए शायद मुझे मराठी में कभी काम नहीं मिला ज्यादा, बहुत थोड़ा ही काम किया मैंने मराठी में. शायद यही था लाइंड अप, कुछ ना कुछ बेटर जरूर था कि जो और वाइडर ऑडियंस को. They wanted me to be free during that time कि नहीं आपको ऐसा मिलेगा. तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात थी. मुझे मेरा एक प्ले चल रहा था, सिटी ऑफ ड्रीम्स. वो मोरानी ब्रदर्स यू मस्ट नो, जो सिने युग के हैं, जो अवार्ड फंक्शंस वगैरह होस्ट करते हैं. तो मोहम्मद मोरानी वाज द प्रोड्यूसर, और गौतम जोगलेकर, सही जोगलेकर जी का लड़का, सही परांजपे का लड़का, तो उन्होंने वो शो को डायरेक्ट किया था, सिटी ऑफ ड्रीम्स. वो एक शो ऐसा था बेसिकली जैसे ड्रामा कम इवेंट, ऐसा एक शो था वो, जिसके हमें काफ़ी सारी लिस्ट दी गई थी. सितंबर में अमेरिका, नवंबर में ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, फलाना लिस्ट दी थी पूरी बोला. और तभी मुझे वो ऑडिशन आया था तारक मेहता का. तो मैंने जैसे बोला कि मेरे ये कमिटमेंट्स है, तो आसिफ भाई ने बोला कि या तो ये छोड़ना पड़ेगा आपको, या तो आप ड्रामा छोड़ दो, या तो फिर लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये रोल करो, क्योंकि मुझे आप में वो भिड़े दिखता है. तो मैंने फिर बोला कि भैया डबल कास्ट करते हैं, क्योंकि वो डबल कास्ट उसके होता था कि या तो मैं करूँ या तो तुम करो ऐसा शो. तो लकीली अब मैं लकीली बोलूँगा उस चीज़ को कि उसके 3 ही शोज हुए. उसके बाद उसके आगे भाई गया ही नहीं वो शो, ऑब्वियसली बिकॉज इट वॉज नॉट प्रॉपरली प्लान्ड और समथिंग, बट देन इट हैपेंड. बट लकीली आई डिड नॉट लीव द शो फॉर द नेक्स्ट शो. तो वो एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग हो गया कि भाई आपको ये इस पे जाना है. और बेसिकली क्या था ना कि आपको डेली सोप मिल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है. फाइनेंशियली आप सिक्योर हो रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल. वो चले 1 साल चले, 2 साल चले, लेकिन कुछ तो मिलेगा आपको हाथ में. तो किसको मालूम था कि ये लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाएगा. सर मुझे बताओ कि 17 ईयर्स से आसिफ जी के साथ यू हैव नोन हिम, आई एम श्योर प्रोफेशनली, एंड अभी इतने सालों से काम कर रहे हो, आप लोग दोस्त भी बन गए होंगे. जी. यू हैव सीन ईच अदर्स अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ एज वेल. तारक मेहता का जो टीम है, स्पेशली आसिफ जी एंड ऑल, जब इंडिविजुअली पर्सनल लाइफ में अगर कुछ किसी का दिक्कत होता है, तो सेट वाले जितने भी एक्टर्स वगैरह है, जेन्युइनली जैसे गोकुल धाम सोसाइटी का कल्चर है, राइट, कि अगर किसी और को दिक्कत हो तो हम लोग सब एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली मिलके खड़े रहते हैं. तो एक्टर्स से लेके आसिफ जी जितने भी, अगर किसी का पर्सनल लाइफ में कुछ इशू होता है, तो डू दे ऑल टेक अ स्टैंड फॉर ईच अदर ऑल द टाइम? ऑफ कोर्स, आई मीन आई वुड से कि आसिफ भाई इज बीन विथ एवरीवन सिंस डे 1. वो एकमेव ऐसे प्रोड्यूसर है जो सेट पे वो रीचेबल है, जो आप मतलब स्पॉट भी जाके उसके साथ बात कर सकता है. वो रीचेबल है, इतने रीचेबल है वो उन्होंने कुछ ऐसे बाउंड्रीज नहीं बनाई है कि इसके थ्रू ऐसा नहीं है. वो मैं आज भी अभी भी वाया नहीं, मैं आज भी आसिफ भाई को फोन कभी भी कर सकता हूँ. तो वो कुछ वो बाउंड्रीज रखी नहीं है उन्होंने. वो इज रीचेबल, ही इज अवेलेबल एनी गिवन टाइम. और बेसिकली उस बंदे का पैशन है ये कि आज 17 साल के बाद, या तो वो आज बंदा ऑटो पायलट पे डाल के बैठ सकता है, उसको क्या करना है. तो आप राइटर्स है, डायरेक्टर्स है, पूरी टीम है, बट ऑन डेली बेसिस एवरी डे 4 से 5 घंटे 8 घंटे की मीटिंग होती है उसकी तारक मेहता को लेकर, हर एक को नई नई स्टोरी को लेकर. इतना अगर मतलब वही जो पैशन मैंने प्रोड्यूसर में देखा है, और आई थिंक दैट इज द रीजन कि आज ये इतना सब कुछ चल रहा है. ही हैज एक्चुअली केप्ट एवरीवन ऑन टोज कि नहीं भाई रखो, क्योंकि सक्सेस मिलना बड़ी बात है ऑब्वियसली, बस उसको टिकाना और ज़्यादा मुश्किल है. आप इस पोजीशन पे आज लगातार तारक मेहता का उल्टा चश्मा टचवुड पिछले कई सालों से टॉप 10 में तो आता ही आता है. कभी नंबर 1 पे होता है, कभी 5 पे होता है, कभी 8 पे होता है, लेकिन वो नंबर
टॉप 10 में है ही है। फनी थिंग इज उसके आसपास जितने शोज है वो बदलते रहते हैं, लेकिन तारक मेहता इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ दैट। तारक मेहता भी मतलब बोलते ना कि पीढ़ियां बदल गई है। जो हम लोग को फैन ऐसे मिलते हैं, कोई भी या लड़का हो या लड़की, अपने गोद में बच्चा है और वो बोल रहे कि हम बचपन में आपका शो देखते थे। मतलब ये 17 साल इज अ ह्यूज स्पैन ना, टचवुड, बेसिकली इट्स अ ह्यूज स्पैन। क्योंकि और तारक मेहता की खासियत यही है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, बिकॉज इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप लाइफ जी रहे हो वहां पे, जैसे Correct. मैं भिड़े की लाइफ ही जी रहा हूँ 12 घंटे की। ओनली थिंग इज आई एम पेड फॉर दैट, इट्स लाइक दैट कि मुझे जाकर वहां पे तैयार होना है, मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है, मुझे गोकुलधाम सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ये सारी चीजें होती है। हम लोग हर त्योहार मनाते हैं, गणेश उत्सव हो, नवरात्रि हो, क्रिसमस हो, सब। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ, आई मीन जिस तरीके से सेक्युलरिज्म को वहां पे प्रमोट किया जाता है, आई डोंट थिंक इंडियन टीवी स्पेस में कोई भी ऐसा शो है जहां पे उस तरीके से नहीं किया सेक्युलरिज्म जाता। को हर साल, वो भी सिर्फ 1 साल या 2 साल का मैटर नहीं, कंसिस्टेंटली एवरी ईयर किया जाता है। तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी नाइस। एंड आई थिंक कल्चर भी सोसाइटी का वैसा ही है। अगर गणपति जी अगर वहां पे है, गणपति महोत्सव अगर मनाया जाता है, तो अब्दुल भाई साहब उधर पे है, तो हम लोग ईद भी उसी तरीके से मनाते हैं। आई थिंक व्हिच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ हमें तो कितने, मुझे तो कितने बार ऐसे सोसाइटीज ने बुलाया है एज अ गेस्ट ऑल्सो, कि जहाँ पे उन्होंने बोला है कि तारक मेहता देखने के बाद हमने अपने सोसाइटी में शुरू किया है ये सारी चीजें। दैट्स द इम्पैक्ट एक्चुअली। दहीसर में ऐसी सोसाइटी है और उसका नाम भी गोकुलधाम था, जहाँ मैं गया था। तो उन्होंने बोला कि आपकी सीरियल देखने के बाद वी हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर, बोला यार दिस इंस्पिरेशनल। क्या बात है सर, इतने सालों से अच्छे से काम कर रहे हो एंड टचवुड आगे जाके भी वो होता ही रहे। बट बीच बीच में ये जो शो छोड़ने वाले र्यूमर्स आ जाती है, कहाँ से? तो आई थिंक 2024 में कुछ तो एक आपके बारे में भी आया था, कहाँ से अचानक चालू हो गया? अगेन आइडिया? थैंक्स टू सोशल मीडिया ना, बिकॉज सोशल मीडिया पे क्या है, आज कोई भी, मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं ऐसा मतलब चाहता हूँ कि एक ऐसा कुछ लॉ आए या ऐसा कुछ ऐसे कुछ एग्जाम आए जिसको पास करने के बाद ही आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बना सकते हो। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ क्राइटेरिया। ये तो आजकल कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा उठ के सोशल मीडिया पे अकाउंट बना रहा है। करेक्ट। और कोई भी कहां से भी उठा के, और आगे आजकल क्या है ना, भिड़े ने छोड़ दिया शो, आगे क्वेश्चन मार्क, तो आप वो पढ़ने के लिए उसको क्लिक करोगे, उसको क्लिक किया तो आपका व्यू हो गया, आपके सब्सक्राइबर आ गए आपका। मतलब बेसिकली गेम तो पैसे का ही है ना, कि कितने लोग मेरे चैनल पे आते हैं, कितने लोग मेरे चैनल को देखते हैं, तो उसको चैनल को देखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो मसालेदार लिखना पड़ेगा। तो ये होता है। तो ये सारे रूमर्स ही होते हैं सोशल मीडिया पे, बिल्कुल भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं होती। हाँ, जो ऑथेंटिक होते हैं वो अलग होते हैं, उनका वो स्टैंड दिखता है अलग, कि जो एक्चुअली पूरी पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही अपने मीडिया पे डालते हैं, वो कंफर्म न्यूज होता है, कंफर्म न्यूज होती है। लेकिन ऐसे अनगिनत न्यूज वाले हैं जो आज कोई भी, जैसे आज बैठे बैठे ये भी मैं अपना चैनल ओपन कर सकता हूँ कुछ भी नाम देके, और कोई यहाँ से वहां से न्यूज उठा के डाल दूं, तो लोगों को तो ही पता है ना, लोगों को तो उनके पास जो सर्कुलेट आ रहा है उनको। अभी कितने सारी बार मुझे पेरेंट्स या मेरे इन-लॉज पूछते हैं कि भाई आप कब क्यों छोड़ रहे शो, क्या हुआ अचानक वगैरह। बोला कौन बोला है ऐसा, बोला तो कोई बातें विश्वास ही मत करो, ये सारी चीजें फेक ही होती है मोस्टली। सर मुझे एक चीज बताइए कि आपसे बात करते करते मैंने एक चीज समझा कि 97 से लेके 2008 तक जो एक सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी जो आपने देखा था, ऑफ कोर्स एक फियर साइकोसिस काम करता है, राइट? टुडे नाउ इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड लिटरली, मतलब कोई आपको देख के बाहर वाला मंदार बोलने से पहले भीरे भाई बोलेगा, दैट्स द काइंड ऑफ रिलेटेबिलिटी दैट यू हैव क्रिएटेड, राइट? सो दैट इज देयर। बट इनिशियल पीरियड में आई एम श्योर साइड बाय साइड अगर कोई कैरेक्टर हिट हो जाता है तो दूसरे चैनल वाले बोली या दूसरे उसी चैनल के दूसरे शो के लिए कास्टिंग के ऑफर्स वगैरह आते हैं, लोगों को बोला जाता है कि आप ये शो छोड़ दो, आप इसमें आ जाओ। लेकिन आपको तारक मेहता में वो एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी मिल गया था, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बोले, कैरेक्टर भी हिट हो गया था, राइट? डू यू थिंक दिस हैज आल्सो बीन अ ह्यूज रीजन फॉर यू, जिसके वजह से फॉर दैट इनिशियल पीरियड आपने लगातार अपना पूरा करियर एंड पूरा फोकस तारक मेहता को ही दिया, बिकॉज आपको वो अनसर्टेनिटी से वापस जिंदगी में डील नहीं करना था? वो मेन रीजन वाज जॉब सेटिस्फेक्शन। मैं आज 17 साल बाद भी ऑन डेली बेसिस आई एंजॉय माई सीन। मुझे कहीं भी मोनोटोनस नहीं फील हो रहा है, 1% भी नहीं हो रहा है।
ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग जितने भी कलाकार है मेन वो सभी एक दूसरे के कैरेक्टर में इतने इंटरेस्टिंग है कि तू ऐसा ये तू ले, ये तेरा नहीं, ये इसका है, ये इतना हम लोग का यहाँ पे हो गया है. तो सबसे मेन रीजन इज जॉब सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे इतना माइंड ब्लोइंग ह्यूमर करने को मिल रहा है, इतनी चीजें मुझे अपील कर रही है, चैलेंजेस है. तारक मेहता में हमने क्या किया, हमने गाया, हमने डांस किया. लोगों का ड्रीम होता है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम करने का. बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे शो में आ रहे हैं प्रमोशन के लिए. साक्षात अमिताभ बच्चन जी, उनके साथ सीन हुआ. और क्या चाहिए भाई, ये सब जिस शो ने दिया है और वो शो दे ही रहा है. सबसे मेन बात क्या है ना सुबोजीत, हर शो को एप्रिसिएशन मिलता है, हर कलाकार को एप्रिसिएशन मिलता है. हमारे शो को ब्लेसिंग्स मिले हैं. हमारे शो को क्या बोलते हैं ना कि भाई आपका शो चलता रहे, बंद ना हो कभी. शायद वो ब्लेसिंग्स है जो काम में आ रहा है. इसलिए जितने भी उतार चढ़ाव आए, उतार चढ़ाव तो आनी ही है. 17 साल किसको बोलते हैं? 17 साल में आपकी रियल जॉब नहीं टिकती है तो रील है. so true. तो 17 साल में इतने लोग इतने जॉब बदलते हैं, ये तो यार, ये तो फिर भी रील इंडस्ट्री है. तो उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को कितने कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रखते हो, डिटर्मिनेशन आपका कितना स्ट्रांग है, उस पर सब डिपेंड है. ये जो पीढ़ी वर पीढ़ी का आपने कहानी बताया ना सर, मुझे याद है मैं जब और ज्यादा छोटा था, एक ट्रैक आया था जब बापूजी जबरदस्ती टप्पू का शादी कराने के लिए वो पीछे पड़े थे उस टाइम पे, बिकॉज उनको अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए था. उस टाइम पे आई एम श्योर किसी ने नहीं सोचा होगा कि सच में टप्पू के शादी का उम्र ऑलमोस्ट हो जाएगा, उसको लेके ट्रैक आगे जाके बनेगा, राइट? वो मस्ती में वो बना. सो जनरली अभी भी अभी शो में जो ट्रैक अभी चल रहा है टप्पू के शादी को लेके, सोनू के शादी को लेके, अलग अलग तरीके से. हालांकि फैंस तब से भी बोल रहे, दोनों को एक साथ शिप कर रहे कि यार टप्पू सोनू का एक साथ क्यों नहीं शादी होता है. आप भिड़े भाई इतने अगेंस्ट क्यों है टप्पू और सोनू के एक साथ के शादी के लिए? आप बताओ सर, ये क्यों से है ये सीन? नहीं, जैसे बोला ना, जैसे कि भिड़े इज वेरी प्रिंसिपल्ड गाय. भिड़े को मालूम है कि जेठालाल बेशिस्त है, तो वो जमाई बेशिस्त नहीं चाहता है. जेठालाल अच्छा बंदा है, लेकिन वो फिर जो डिसिप्लिन में नहीं है, जो रूल्स फॉलो नहीं करता. और टप्पू ने तो अनगिनत बार खिड़की के कांच तोड़े भिड़े के, तो वो उसके दिमाग में तो वो शरारती ही है पहले से. तो ऑब्वियसली वो अपने सोनू के लिए तो ऐसे ही जमाई ढूंढेगा ना कि जो उसके लेवल का हो, अच्छा वाला हो ना, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो उसके दिमाग में वो सब चीज है. क्योंकि जमाई अगर टप्पू बन गया तो पहले एक जन सोसाइटी के चेक को लेके परेशान करते थे, अभी आगे जाके 2 जन परेशान करेंगे, वैसा वाला फंडा हो जाएगा. एंड शादी, अगर मैं तारक मेहता के बारे में अगर बात करूं तो ऑफ कोर्स एक नाम जो 100% आता है वो है पोपटलाल जी का. मेरे ख्याल से कि टप्पू के बच्चे, सोनू के भी बच्चों का शादी हो जाएगा, लेकिन पोपटलाल सर का शादी नहीं होगा. ये क्या जिंदगी में बाय गॉड्स ग्रेस ही इज वेरी हैप्पीली मैरिड एक्सेट्रा एंड ऑल. बट ये कभी कभी वो मतलब ऐसे बोलते हैं आशीष जी कोई आप लोग को कि यार क्या है मेरे जिंदगी का, इधर शो में मजाक बना के रखा है, कभी तो शादी करा दो मेरा. नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि द फन इज दैट ओनली ना, कि भाई आपका शादी हो ही नहीं रहा है, कितनी भी कोशिश करो, यहाँ तक मंडप तक आके रुक गए. हाँ, वही तो हम लोग एज अ कैरेक्टर भी बोलते हैं भाई तुम्हारे नाम में ही प्रॉब्लम है, तुम्हारा नाम ही पोपट है तो हमेशा पोपट ही होना है, तो नाम चेंज करो अपना खुद का. तो शायद ऐसी भी आगे स्टोरी आ जाएगी जिसमें अपना नाम चेंज करने की बात हो कि भाई शायद नाम की वजह से मेरी कुंडली बराबर नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ आगे कुछ भी आ सकता है. बट देन द फन एलिमेंट इज कि भाई उसकी शादी होते होते रह जा रही है. वही बात है. मुझे चीज एक बताइए सर कि आपका, दिलीप जी का, जितने भी कास्ट मेंबर्स हैं जो लोग इतने सालों से राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल नाउ रहे हैं, काम करते करते क्या हो जाता है ना कि कभी कभी दे ऑल्सो बिकम लाइक योर फैमिली. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स से ज्यादा उन लोग के साथ टाइम बिताते हो. लॉट ऑफ टाइम्स जब शायद आपके सुख दुख के मोमेंट्स पे वो लोग शायद रहते, जब शायद आपके फैमिली मेंबर्स खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह पाते. डू यू फील दैट सेम वाइब इन तारक मेहता का सेट दिलीप जी के साथ या जितने भी? Yes, of course. Not only with actors, with all the crew members, we have the same bonding. हर एक के घर पे क्या प्रॉब्लम है, किसका क्या बच्चे का नाम है, कितने कौन से स्टैंडर्ड में, हमको सब मालूम है. हम लोग एक दूसरे के बारे में वही सोचते भी है, पूछते भी है, सब करते हैं. वही अभी बोलो ना, 17 साल से डेली बेसिस पे आप मिल रहे हो यार, आप कितना अपने आप को अवॉइड करोगे? करेक्ट. रोज के रोज बंदा वो मिल रहा है जी. तो वो तो होना ही है.
और क्योंकि आप लोग का स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है, मैं सर से पहले भी बात कर रहा था कि ऑलमोस्ट 12 आवर शूट डेली, कोई ऐसे संडे वनडे का सीन नहीं रहता, तो ऑलमोस्ट छुट्टियां मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, फैमिली के साथ टाइम बिताना। तो क्या ये सच बात है कि जब सच में आप लोगों को एक्चुअली थोड़ा वो हॉलीडे का मूड होता है तो आप लोग जाके आशीष जी को बोलते हो कि थोड़ा कुछ फॉरेन लोकेशन में ट्रैक प्लान करो, तो उस हिसाब से फिर शूटिंग का शूटिंग भी हो जाएगा और घूमने का घूमना भी हो नहीं, जाएगा? ऐसा नहीं होता है, वो तो उनके क्रिएटिव डिसीजंस है कि कब जाना है कब नहीं जाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमारा मन हो रहा है तो चलो कहीं घूम के आते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो सब क्रिएटिव डिसीजंस है। लेकिन हाँ, ये बात है कि इस सब डेडिकेशन की वजह से और डेली रूटीन की वजह से हम एक्टर्स को जैसे चाहिए वैसे छुट्टी मिल नहीं पाती, बट देन उसका कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को हंसा रहे हो बेसिकली, और आपको कहीं ना कहीं आपके हिसाब से सहूलियत से एडजस्टमेंट करके आपको छुट्टियां मिल जाती है। हाँ, सबको साथ में नहीं मिलती, लेकिन अपना अपने 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 हिसाब से, क्योंकि हर कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट इन तारक मेहता। इट्स लाइक शोले, कोई भी ऐसा नहीं कि जिसकी वजह से शोले बनी है। शोले एक वन मैन शो नहीं है। आज अब्दुल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जेठालाल इंपॉर्टेंट है, तो हर एक का होना जरूरी है। तारक मेहता को लोग ज्यादा तब एंजॉय करते ही है कि जब सब साथ में आके कुछ, जैसे अभी चाचा जी का ट्रैक गया जी, उड़ के पाकिस्तान चले गए थे बलून लेके, मतलब वो अनाकलनीय था, बट देन पीपल एंजॉयड। इवन जेठालाल जब ऊंट में बैठ के पाकिस्तान चला गया पहुंच गए थे, वो भी हिलेरियस था 100%। तो उनकी खानदानी परंपरा है कि वो सीधे जाते ही नहीं है, वो अलग या तो ऊंट या उड़ के कुछ और तरीके से, और उनको पाकिस्तान ही जाना होता है। वही मैं अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूं, सर इतने सालों से आप ये कर रहे हो, अभी तो आपके लिए इट्स लाइक स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला सीन हो गया होगा, बट असली में अगर आपको मैं पूछूं कोई एक ऐसा ट्रैक या कोई ऐसा सीन ऑफ भीरे जो आपको जेन्युइनली शायद डिस्पाइट लिविंग द कैरेक्टर ऑलमोस्ट डेली, आपको वो निभाने के लिए शायद थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हुआ था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई भीरे इज डूइंग दिस, शायद कोई ऐसा चीज जिसके साथ मंदार पर्सनली एज अ पर्सनालिटी रिलेट नहीं करते, बट भीरे को वो चीज करना पड़ा, ऐसा कोई कभी नहीं? ऐसा कभी कोई मोमेंट रहा ही नहीं, बिकॉज वो सी राइटर्स को मालूम है बेसिकली व्हाट इज भीड़े, मुझे मालूम है व्हाट इज भीड़े, तो कॉन्फ्लिक्ट आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि राइटर्स को डे वन से पूरा ब्रीफिंग दिया गया। अभी जब नए राइटर्स जुड़ते भी है तो भी वो तारक मेहता देख के ही जुड़ते हैं, करेक्ट, कि हर एक का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन कैसे बोलेगा। अगर कुछ 19-20 आता भी है सेट पे तो हम लोग रीडिंग करके उसको पहले सॉल्व करके उसके बाद जाते हैं, एंड नोबडी इज एडमेंट कि भाई तुमने ऐसा क्यों बोला, हमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली फ्री माहौल है, ऑल द डायरेक्टर्स आर वेरी कोऑपरेटिव कि आपको जो करना है करो। अभी सी उनके लिए तो अभी क्या है, रोल और एक्शन बोलना है जी, और उनके लिए जो टेक्निकली वो चीज दिखा सकते हो, क्योंकि हर एक को कैरेक्टर आपका मालूम ही है खुद का। हाँ, जो नई कभी कभी बच्चे जैसे ज्वाइन होते हैं टप्पू सेना में, तो उनकी थोड़ी बहुत चीज हम लोग सिखाते हैं कि क्या है एग्जैक्टली कैरेक्टर। जैसे सोनू रिसेंटली ज्वाइन हुई है तो उसको कुछ चीजें बताई जाती है, मुझे मैं और सोनालिका मिलकर उसको बताते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, इसका ऐसा है, ऐसा है, ये सारी चीजें। एंड सोनालिका जी के साथ आपने सिर्फ इसमें नहीं, इसके पहले भी आपने काम किया है, तो जब पहले आप लोग ज्वाइन हुए थे तो वो कंफर्ट जोन हेल्प कर रहा था एक दूसरे को और समझने के लिए? बिल्कुल, इनफैक्ट सोनालिका ने मेरा नाम सजेस्ट किया था तारक मेहता के लिए। व्हेन शी ऑडिशन फॉर तारक मेहता, उसको पूछा गया कि आपके हस्बैंड के रोल के लिए हमें एक मराठी एक्टर चाहिए, तो उसने 2-3 नाम सजेस्ट किए, उसमें से एक नाम मेरा था, तो आई एम थैंकफुल टू दोज 2 एक्टर्स, दे सेड नो। एंड आल्सो टू हर, उस हिसाब से कि उन्होंने वो चीज किया, तो बट देन लकीली वी गॉट इट। क्या बात है। एंड सोनू के साथ ऑफ कोर्स आपने जिस तरीके से उसका शो में परवरिश किया है, इट्स वेरी एडोरेबल। एंड उसमें क्या दिखता है ना कि एक होता है ना, लड़कियों को बोला जाता है डैडीज लिटिल प्रिंसेस, आप उसको छूट भी देते हो जिस तरीके से छूट देना होता है, बट एट द सेम टाइम यू आर आल्सो वेरी प्रोटेक्टिव। इन रियल लाइफ आल्सो दैट काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव फादर हु वांट्स टू कीप एन आइडिया अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग। असली जिंदगी में तो चलो आपके बेटे हैं, but do you want to keep a track of everything what's happening in his life? It is good ना कि to just have a track कि क्या चल रहा है basically. It's always being a father or being a responsible person, you have to ना, and not only towards your kids but towards your parents, towards your relatives also, कि भाई कैसा है, क्या है, सब कैसे चल रहा है। relatives इसलिए तो बने, नहीं तो फिर सेल्फ सेंटर और आप सेल्फ फोकस्ड हो तो मतलब नहीं है ना चीज़ों का। आप जब अकेले बाहर जाते हो तो एक्चुअली बाहर अकेले जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग आ जाते हैं एकदम। हाँ आते हैं, लेकिन अभी वही जैसे मैं बोला ना कि वी आर नॉट लाइक अदर सेलिब्रिटीज कि जिनको दूर से देख के लोग ऐसे, हम लोग को जैसे कंधे पे हाथ रखे इमीडिएटली सेल्फी निकालना शुरू कर देते हैं। ओनरशिप है आप लोगों के, ओनरशिप एक्चुअली ओनरशिप है कि 8:30 से 9 के बीच जैसे
ऐसे हमें मिलते हैं कुछ लोग तो कि आप हमें कैसे नहीं जानते, हम तो आपको रोज देखते हैं। वो टीवी के उस साइड से नहीं दिखता भाई मेरे वही वही दोस्तों। वो दैट इज इनोसेंस। कह रहे आप हमें कैसे नहीं जानते, हम तो आपको रोज देखते हैं 8:30 से, इतने सालों से देख रहे हैं, फिर भी आप हमें नहीं जानते। ऐसी वाली भी बात होती है। तो दैट काइंड ऑफ इनोसेंस इज देयर, दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी से वो मिलते हैं कि भाई, एंड दैट इज लव अगेन। क्या बात है सर। आई एम श्योर राइट नाउ बाय गॉड्स ग्रेस आपके पूरे फैमिली जो है दे आर वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ लाइफ दैट हैज पैन्ड आउट फॉर यू, राइट? यस बट उस टाइम पे बिफोर 2008 जो एक क्रिटिकल पीरियड था, उस टाइम पे आपके फैमिली का सपोर्ट कितना आपके लिए always critical always था? it's been since day one I have when I came in this industry. आपको हिम्मत मिलता था उनके वजह से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। since 2000 when I came back, उन्होंने थोड़े बहुत तो skeptical सभी होते हैं, लेकिन they were always supportive. My brother, my parents, after marriage, my wife, she is also from the same industry, but then again she supported me. तो उसको मालूम है basically कैसे होता है, so she looked after our son. उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसका पूरा स्कूल का ध्यान रखना, डेली रूटीन का ध्यान रखना, बीइंग इन द सेम इंडस्ट्री, बीइंग विद द सेम पैशन, थोड़ा अपना पैशन साइड में रख के उसको इम्पोर्टेंस देना, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। सी अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब जैसे मेरे साथ हुआ, जैसे हर एक एक्टर के फैमिली में ऐसा हुआ होगा, उनके बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। करेक्ट। अगर कोई भी एडमेंट बन जाता कि नहीं ये तो मुझे चाहिए, या तो ये करो या तो वो करो, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होता? So everyone is been supportive right from day one and till date. I'm thankful to God, I'm thankful to them कि उनके सपोर्ट के बगैर ये तो होता ही नहीं। कि जैसे काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी हैं आपके, जो आपको मेन फंक्शंस में नहीं आप जा सकते। मैं अपने सगे भाई की एंगेजमेंट में नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ माई शूट। बट वो all समझते हैं। वो समझ के, उन्होंने समझ के लिया ऑब्वियसली कि अभी नया नया तारक मेहता शुरू हुआ था, उस वक्त 2010 की बात है, मैं नहीं जा पाया। बट देन दे अंडरस्टूड कि बस हाँ ठीक है चलो ये होता है। पर वो अगर सपोर्ट उस वक्त नहीं होता है, आज भी नहीं होता, आज भी काफ़ी सारे डिसीजंस, काफ़ी सारे ऐसे वेडिंग्स होते हैं जिसमें मैं नहीं जा पाता, अटेंड नहीं कर पाता, क्योंकि आपके रिलेटिव्स तो हर जगह बाजू में नहीं है, कहीं कहीं दूर भी है, तो उस ट्रैवलिंग में भी टाइम लगता है। बट देन दे अंडरस्टैंड, तो वो एक चीज़ ठीक है, मतलब चल रहा है। बट अगर वो सपोर्ट नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली ये सब चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल। सर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा स्पेसिफिक करो दिल की मर्जी मोमेंट रहा है जहाँ पे मतलब अ लॉट ऑफ एडवाइसेस और सजेशंस हैव बीन गिवन टू यू कि आप ये करो, आप वो करो, लेकिन जेन्युइनली उस टाइम पे आपने सिर्फ अपने दिल की सुनी एंड यू जस्ट did what you felt was right, and today you're very proud of that decision? When I made that decision in 2000, when I was in the office and I wrote the letter to my mama that I'm going back, I want to pursue my career in acting, and that's it. That was the decision, and that's what I mean. मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपने दिल की सुनी वहाँ पे पूरी तरह से। क्या बात है। एंड अभी जाके जब तारक मेहता जिस तरीके से, आई एम नॉट सेइंग जस्ट नाउ, इवन आई मीन इट्स बीन अ कल्ट फॉर मेनी इयर्स, जब एक्चुअली शो कल्ट बन गया, आपका कैरेक्टर कल्ट बन गया, हर सोसाइटी को लोग बोलते हैं कि हर सोसाइटी में भीरे जैसे एक सेक्रेटरी चाहिए जो एकदम यू नो डिसिप्लिन्ड हो, जो सोसाइटी के पूरे कमांड को संभाल के रखे अच्छे तरीके से। तो आपके मामा ने फिर उस चीज़ को लेके क्या उन्होंने आपको याद दिलाया बाद में कि यू नो जिस दिन मैंने तुझे बोला था कि यू नो इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते रहना, कभी छोड़ना मत, यू फॉलोड दैट, आपके साथ फिर उनका क्या कॉन्वर्सेशन रहा नहीं, जब मेरा तो सक्सेस बन गया वो? हाँ, बट ही इज वेरी प्राउड ऑफ मी, ही इज वेरी हैप्पी दैट आई टुक दैट डिसीजन। Even my mommy and my all the brothers and brother and sister, they are still there, and mama also grew up over there. वो उसका भी खुद की कंपनीज है वहाँ पे, उसके खुद के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स है, तो ही इज़ वेरी हैप्पी व्हेन आई गो टू मीट हिम। तो वी जस्ट वी ऑलवेज वुड टॉक कि कैसे दिन थे वो, हम लोग कैसे बैठते थे, कैसे मिलता था, कैसे होता था, ये सारी चीज़ें। बट देन ही इज़ वेरी हैप्पी वॉट एवर हैज़ हैपन। Like you took a right decision and you stick to that decision. That is very important. तो वो अच्छा लगता है। सर आप लोगों का काम आई थिंक सबसे मुश्किल है, बिकॉज आप लोग हंसाते हो एंड क्योंकि वो असली ज़िंदगी नहीं है, तो असली ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि शायद स्ट्रेस का माहौल है, तनाव है, बट स्टिल सेट में जाके शायद कुछ ऐसा ही फनी ट्रैक हो रहा है कि विच इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज़ द सिचुएशन इन योर पर्सनल लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो वाला पार्ट कितना मुश्किल होता है? मुश्किल होता है ऑब्वियसली, पर अभी जैसे वर्ड यूज किया ना तुमने, स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो यहाँ पे वो काम आता है बेसिकली।
कि देन आई हैव टू स्विच ऑफ मंदार एंड आई हैव टू स्विच ऑन भिड़े, तो वो अगर मैं करूँगा तो ही मैं डिलीवर कर पाऊँगा। अगर मैं मंदार को भी रखूँगा और भिड़े को भी रखूँगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, देन आई वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तो वो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऑब्वियसली आएंगे ना 17 साल में, तो ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स आएंगे। बिल्कुल। एवरी आपको आप लाला लैंड में तो है ही नहीं, हमें आप हमेशा आप अपने लाला लैंड में रहोगे, मस्त चल रहा है, अरे वाह क्या बात है, नहीं, अप्स एंड डाउन्स, थोड़ी खट्टी मीठी बातें होती रहती है, एंड देन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट देन अगेन everyone is like keeping their personal things aside and concentrating on the characters, so that is important. जो लोग जिन लोगों ने आपको, बिकॉज आपने कहा था कि मराठी इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म वगैरह है, एंड क्या होता है ना कि कभी कभी किसी का सच्चा वैल्यू उस टाइम पे समझ नहीं आता, लेकिन वो जब पॉपुलर हो जाते हैं या फिर सक्सेसफुल बन जाते हैं तो उनका मतलब वैल्यू जो होता है वो और लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है। जिन लोगों को पास आपने अप्रोच किया था मराठी इंडस्ट्री में उस टाइम पे, बिफोर तारक मेहता काम करने के लिए, जब तारक मेहता हिट हो गया एंड यू बिकेम अ हिट, योर कैरेक्टर बिकेम अ हिट, कभी भी उन लोग में से किसी ने कभी भी आपको किसी और काम के लिए अप्रोच किया कि नहीं मंदार जी अब आ जाओ काम करो हमारे नहीं साथ? नहीं नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दे वर हैप्पी विद देयर ओन ग्रुप्स एंड ऑल, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अरे हमने आपको पहले मना किया था अभी आप आ जाओ, ऐसा तो हुआ नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि क्यों करेंगे ना, क्योंकि बहुतों के साथ होता है ये चीज। हाँ, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज अभी क्या हुआ है ना, अभी अपनी इंडस्ट्री को देखने का नजरिया बदल गया है। पहले हम लोग बोलते थे कि मैं टीवी सीरियल में काम करता हूँ, नाटक में करता हूँ, हाँ लेकिन पैसे कमाने के लिए क्या करते हो, जॉब करते हो कि नहीं करते? तो अभी ये सोच बदल गई है, अभी लोग खुद से अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में भेजते हैं, बिकॉज वास्ट हो गया अभी, यू हैव गॉट ओटीटी टीवी, ओटीटी फिल्म्स, वेब सीरीज, सब कुछ है आपके पास अभी, ड्रामा ड्रामा सब, तो एक अलग करियर ऑप्शन है आपके लिए। तो उसकी वजह से तो मेरे पास ऐसा कुछ अभी आया नहीं कि भाई उस वक्त मना किया था आपको लेकिन अभी आप आ जाओ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट हाँ, पीपल हैव अप्रोच मी फॉर देयर प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली, बट देन मैंने उनको बहुत ही हम्बली मना करे, आई कैन नॉट गिव टाइम। दिन में 24 घंटे ही होते, उसमें अगर वो टाइम वहां पे, हाँ, तो और आई डोंट वांट टू ब्रेक दैट एक्सक्लूसिवनेस, बिकॉज पीपल कंसिडर मी एज भीड़ है, बिकॉज आपने देखा होगा पिछले 17 साल में तारक मेहता का कोई भी आर्टिस्ट आपको कहीं और दिखा नहीं होगा, नहीं, कोई भी सीरियल हो या कोई भी वेब सीरीज हो, and that exclusiveness has maintained that particular, you know, what do you call, authenticity. एंड आई थिंक लेगेसी, बिकॉज तारक मेहता का एक लेगेसी रहा है, राइट? अगर मैं 4 जगह दिखने लगूँ आपको एवरी नाउ एंड देन, तो आपका वो तो यू आर नो लॉन्गर belief जस्ट ही- भीरे, फिर आप भीरे के साथ ये भी हो वो तो भी बिलीफ हो। ही टूट जाएगा ना आपका। आज भी मुझे लोग एक्चुअली फोन करके पूछते हैं गोकुलधाम में फ्लैट है क्या, इन स्पाइट ऑफ नोइंग इट इज सीरियल, इन स्पाइट ऑफ नोइंग इट इज अ सेट, लोग पूछते हैं हमें भी आपके साथ सोडा पीने आना है, देखो ना वहाँ पे आजू बाजू में कुछ होगा तो हम भी देने को तैयार है पैसे, आता है। क्या बात है, हाउ स्वीट, दैट्स द लव। तो असली जिंदगी में अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कौन से ऐसे चीजें हैं जो भिड़े भाई को जेन्युइनली बहुत पसंद है, जो शायद यू नो ऑडियंस को ज्यादा पता नहीं है आपके बारे में? एक तो लॉन्ग ड्राइव बेसिकली, मतलब कहीं जाना बाहर, जगह जगह घूमना, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वो पॉसिबल नहीं होता। फिर स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली मेजरली वो, देन खाना, अलग अलग किस्म के फूड खाना, वो एक मेरा पैशन है, अच्छा लगता है मुझे वो। फेवरेट खाने का क्विजीन क्या है आपका? नहीं ऐसा कुछ नहीं, एनीथिंग सब- इज सब चलता है। एब्सोल्युटली वेलकम। फेवरेट ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसमें भी इंडियन ज्यादा फेवरेट है। आपको बंगाली स्वीट्स पसंद है? बंगाली पसंद है मैं बहुत। बंगाली स्वीट्स पक्का नेक्स्ट टाइम इधर भिजवा, अभी मेरे पास आपका एड्रेस भी है, तो यू नो यस, बंगाली स्वीट्स अगर आ रहा है तो किसने भेजा आपको पता है फिर उस क्योंकि time? आजकल हम लोग के सीवी पे अगर कुछ भी ऑर्डर करें तो स्वीट बंगाल यही एक ऑप्शन है, जिसमें से सौंदेश हाँ, या खीर कौदम या मिष्टी दोई, हाँ। ये सब चीजें हम लोग मंगाते रहते हैं। हाँ। तो वही ये सब चीजें है खाना वाना बेसिकली। मैं आपसे एक चीज जरूर जानना चाहूंगा सर कि लाइक यू सेड यू स्टार्टेड द पॉडकास्ट इन दैट कॉन्वर्सेशन की डिसिप्लिन मंदार और भिड़े दोनों में बहुत ज्यादा रहा है, एंड डिसिप्लिन की वजह से ही आप इतने यू नो सक्सेसफुल हुए हो, एंड इतने लोग एज एन इंस्पिरेशन आपको देखते हैं, राइट? जब यंग लड़के हो वो ऑल्सो वांट टू ग्रो एन एक्टर, मतलब करियर इन एक्टिंग वगैरह,
वो आपके पास जब आते फॉर एडवाइस और सजेशन कि क्या सही करना चाहिए, कैसे पेशेंस रहे, कैसे खराब टाइम के साथ डील करे, आप उन जैसे नौजवान लोगों को क्या सजेशन या एडवाइस देते हो? नहीं, मैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको मैं पहले बोलता हूँ थिएटर करो, क्योंकि थिएटर टीचेस यू अ लॉट। अभी क्या हो गया ना, अभी आजकल में 1 मिनट की पब्लिसिटी हो गई है। जैसे आपने एक रील डाली, आप पब्लिसिटी आपको मिल गई, तो वो 1 मिनट की पब्लिसिटी जितनी आपको मिलती है उतनी फटाफट चली भी जाती है। इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। तो लॉन्ग लास्टिंग के लिए अगर आपको अच्छा एक्टर ही बनना है तो यू हैव टू लर्न थिएटर फर्स्ट, क्योंकि थिएटर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज से लेके काफ़ी हद तक टेक्निकल चीज़ें सीखनी मिलती है। तो वो कैसे सीखना है, कैसे किस ग्रुप को ज्वाइन करना है, वो दैट यू हैव टू एक्चुअली लुक फॉर इट, कि कैसे कहाँ पे जाके सीख सकते हैं। काफ़ी सारे कमर्शियल प्लेस चलते रहते हैं, तो यू हैव टू एक्चुअली गो एंड सी दोज प्लेस, लर्न फ्यू थिंग्स। पृथ्वी थिएटर है, NCPA है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और जितना हो सके आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करो। जिस दिन सोशल मीडिया आपको कंट्रोल कर देगा, फिर आपकी बैंड बज गई, फिर आप वो सीरियसनेस नहीं रह पाएगा। और मतलब फास्ट पब्लिसिटी कभी किसी को नहीं मिलती, और जिसको मिलती है वो टिकती भी नहीं, उतनी फास्ट चली भी जाती है। बिल्कुल सही। तो वही है कि अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो थिएटर टेक्निकल चीज़ें सीखने के बाद ही इस क्षेत्र में आए। और डिसिप्लिन तो ऑब्वियसली, जैसे मैं बोला, डिसिप्लिन हैज टू बी देयर नो मैटर व्हाट फील्ड यू आर इन। सर, आप द एक्टर्स, एक लॉट ऑफ एक्टर्स है तारक मेहता के हु आर देयर एंड हु आर स्टिल कंटिन्यूइंग वेरी स्ट्रांग। few actors have also left the show for whatever personal reasons of theirs. But जैसे मेहता साहब हो गए, शैलेश लोधा, इतने साल आप लोग ने उनके के साथ काम किया, गुरुचरण हो गए, आप कभी भी इन लोग के साथ ऑन एंड ऑफ, डेली तो देखो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबका अलग अलग स्केड्यूल रहता है, बट ऑन एंड ऑफ आप लोग टच में हो? नहीं, ऐसे एज ए डेली बेसिस पे तो टच में नहीं हुए, लेकिन जैसे शैलेश जी बीच में अवार्ड फंक्शन में मिले थे, या दिलीप भाई के बेटे की शादी में हम लोग जब गए थे तो वहाँ पे गुरु की मुलाकात हुई थी। तो ऐसे ओकेजनली हम लोग मिलते हैं, बट नॉट ऑन डेली बेसिस। और उतना है भी नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। हम लोग ऑलमोस्ट शूट करते रहते हैं 12-12 घंटे। फैमिली के साथ मुश्किल से टाइम मिलता है, तो बाकी सबके साथ मतलब मिलने का मौका, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, उतना टाइम ही नहीं होता है। तो बीच में आई मीन गुरुचरण जी ने ही ओपनड अप अबाउट, आई थिंक बीच में वो कहीं चले गए थे वगैरह एक्सेट्रा, एंड ही ओपनड अप अबाउट द डिफिकल्टीज एक्सेट्रा एज वेल। एज अ फेलो कलीग, आपने उनके साथ कभी कुछ उस चीज को लेके बात किया कि हाउ ही कैन काइंड ऑफ स्टेबलाइज हिज लाइफ, बिकॉज़ आई थिंक वो बीच में तनाव में था। इसलिए नहीं हुई बात क्योंकि उसने अपना नंबर शायद बदल दिया है। अभी वो नंबर रहा नहीं उसका पहले वाला। मैंने बीच में एक बार जब पता चला था तो मैंने फ़ोन किया था कि हाउ इज ही, व्हेन ही केम बैक। जब पता चला कि वो वापस आ गया तो सोशल मीडिया में सब जानकारी मिलती थी, तो मैंने फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन नंबर वाज चेंज्ड, तो और किसी के पास था नहीं दूसरा नंबर। लेकिन इवेंचुअली वी केम टू नो थैंक्स टू सोशल मीडिया की पता चल ही जाता है सब कैसे है क्या है वगैरह। बट हर चीज का वो प्रोज एंड कॉन्स है, तो आई थिंक ये सोशल मीडिया का एक प्रोज है कि भाई पता चल रहा है। बट आई एम हैप्पी दैट ही इज फीलिंग गुड नाउ, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि जो भी वो करे। We are slowly coming to the last leg of the conversation दोस्तों। मुझे आप लोगों के भी काफ़ी सवाल थे जो मैंने बीच बीच में लाया। अभी थोड़े बहुत और सवाल का सिलसिला बाकी है। एक सवाल जो बहुत लोगों ने मुझे DM में भी भेजा कि प्लीज़ भीरे भाई को आप ज़रूर पूछना, वो ये है कि भीरे भाई कभी कभी बहुत ज़्यादा जेठालाल को पर्सनली सच में टारगेट करते, क्योंकि वो सोसाइटी का चेक लेट भेजते, या फिर जेन्युइन उनके पास रीज़न होता है इसी चीज़ का, वो भड़ास निकालते उस चीज़ का। So they want to know why Bhide is against Jethalal. As I said, Bhide is a very principled person. He likes things to be done on time to time. And Jethalal is a person who is laid back attitude. करेंगे ना यार, क्या यार, तो वो Bhide is not liking that. बाकी सारे members अब time to time दे रहे हैं, तो तुम्हें क्या problem है maintenance time to time देने में? Every time, why I have to remind you, I have to ask you. कभी एक महीना तो ऐसा जाए जिसमें तुम टाइम से दो, तो वो चीजें होती है। प्लस घी में तेल डालने के लिए टप्पू तो है ही ऊपर से, तो ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से भिड़े परेशान होते हैं। बट अदरवाइज ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ जेठालाल। तो एक चीज मेरे को सिचुएशन बोला था पूछने के लिए कि कौन सा भिड़े फिर भी मान लेंगे। एक है कि जेठालाल के साथ फॉरएवर जेठालाल, मतलब उन्होंने बोला आपको कि वो जिंदगी भर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस के चेक देंगे आपको, ये चीज आप बिलीव करके एक्सेप्ट करना चाहोगे इस जिंदगी में, या फिर टप्पू और सोनू की शादी के लिए आप मान जाओगे? मेंटेनेंस का चेक एक्सेप्ट करूंगा मैं।
टप्पू एंड सोनू का शादी के लिए वहां भिड़े will never agree to that. सर मुझे आई मीन वी आर स्लोली आई मीन काइंड ऑफ वी गॉट अ जिस्ट ऑफ योर एंटायर लाइफ एंड एवरीथिंग. सबसे ज्यादा प्राइड अगर इंसान को हो जाए तो कभी कभी क्या होता है ना कि सक्सेस थोड़ा बहुत चढ़ जाता है दिमाग में एक्सेट्रा, एंड देन यू ऑल्सो नीड पीपल अराउंड यू टू गेट यू बैक टू लाइफ, राइट? वो थोड़े बहुत कभी कभी उड़ने लगते हैं लोग, एंड वो नेचुरली कभी कभी हो जाता है, यू डोंट इवन रियलाइज इट, सबकॉन्शियस माइंड में कभी कभी हो जाता है. कभी ऐसा आपने महसूस किया जिंदगी में जेन्युइनली? सब ऑडियंस के सवाल है. मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ उसका, जिसको हम लोग का सक्सेस चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता. मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम लोग मेरी पहले वेंटो थी एक वाइट कलर जी. की, तो उसमें हम लोग रात को गए थे, खाना खाने के बाद डोनट खाने थे मेरे बेटे को. तो यही महावीर नगर में गए थे, तो मैंने ऐसे गाड़ी पार्क की साइड में, जिसका मैंने लाइट, हज़ार्ड लाइट ऑन रखा. तो उनको बोला कि तुम लोग जाके खा के आओ, मैं ये रुका हूँ. वो गए तो सामने बाजू में ही लेफ्ट में एक लेडी 2 बच्चों के साथ खड़ी थी. तो उसने मुझे देखा, मैंने भी नज़र गई उस पर, तो उसने देखा तो ऐसे ऐसे किया, तो मुझे लगा अब ये पहचान गई, अब आके बोलेगी भिड़े, ऐसे बोलेगी. तो मेरे लिए रेगुलर था. तो वो आ गई नीचे, बाजू में आ गई, तो मैंने इस तरफ से विंडो खोली, कांच नीचे. तो उसने झुक के ऐसा, और मैं ऑलमोस्ट मैंने अपनी मुंडी हिलाई थी कि हाँ मैं, तो उसने बोला शिवाजी. तो मैंने बोला शिवाजी? हाँ, हमने ओला बुक की थी, शिवाजी आप? तो उनको लगा कि मैं ओला का ड्राइवर हूँ. उन्होंने जो ओला बुक की थी मैं उसके लिए खड़ा हूँ, क्योंकि वो सब नंबर प्लेट वगैरह देख नहीं पाई थी. उनको लगा कि मैं खड़ा हूँ, तो मैं आ गई, उनकी टैक्सी आ गई होगी. तो उन्होंने वही मुझे बोला कि आप शिवाजी. तो इसका मतलब हमें कहीं उड़ना नहीं है भाई, कोई हमें नहीं पहचानता है, आप नॉर्मल एक्टर हो, नॉर्मल एक्टर की तरह रहो. तो जैसा हमने कोरियांथन्स क्लब करके गए थे पूना में, हम लोग घूम रहे थे मैं और वाइफ. वहाँ पे कपल आया, थोड़े से एजेड कपल थे. तो बोला कि वुड यू माइंड टेक अ पिक? बोला यस व्हाई नॉट, कम कम कम. तो मैंने उसका मोबाइल लिया, नो आर पिक. तो मतलब मुझे खाली उनका फोटो निकालना था, उनका फोटो निकालना. तो वैसी जब चीजें होती रहती ना, तो आप नहीं उड़ सकते ज्यादा. बट सर ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशंस है ऑफ कोर्स, बट आई थिंक आपका करियर जिस तरीके से पैन आउट हुआ है, टचवुड आई वुड से इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन. आई कैन कीप एडिंग एडजेक्टिव्स. ऑडियंस का प्यार तो है ही. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाहूंगा वो ये रहा है कि सबसे ज्यादा satisfying aspect of being an actor आपके लिए क्या है? Is it the, I mean fame is of course an add-on to it, but सबसे ज़्यादा satisfying part of being an actor, and that too जो अपने कंट्री में बोलो या इंडिया के बाहर भी बोलो, इस लेवल का पॉपुलर है. What is the most satisfying part? रात को जब आप सोने जाते हो, what are the thoughts that are there? The most satisfying thing for me till date is whenever I go out, whenever someone sees me, a big smile come on their face. मैं आज गाड़ी भी चला रहा हूं, तो चलती गाड़ी में भी पैं 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 करके विंडो नीचे करो करके, ये बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट है मेरे लिए, कि दैट आई एम ब्रिंगिंग अ स्माइल ऑन एवरीवन्स फेस. सो दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग. बिकॉज आप बोलते हैं ना, जैसे मेरा व्हाट्सएप का मेरा स्टेटस भी वही है, अ कर्व ऑन योर फेस सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट. तो वो ज़रूरी है बेसिकली. आप उसमें कितना टेंशन है जिसे लोगों को, लेकिन वो आधे घंटे में उनके चेहरे पे स्माइल ला रहा हूँ, सो दैट इज़ इनफ फॉर मी. आधे घंटे के लिए से वो अपना गम भूल रहे, आपका टेंशन भूल रहे ना, तो दैट इज़ इनफ फॉर मी. इट्स लाइक दैट. एंड लास्ट क्वेश्चन सर आपके लिए ये रहेगा कि तारक मेहता आई थिंक इज द एकमेव शो जिसका सिर्फ नए वाले एपिसोड्स नहीं, पुराने वाले एपिसोड्स भी उतने ही हिट है. कभी भी कुछ भी चले, वो टीवी पे हो या इंटरनेट पे हो, इंटरनेट पे लोग सर्च करके देखते वगैरह एक्सेट्रा. इज द ओनली शो लाइक दैट. सो अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो इन अ लॉट ऑफ वेज, अभी तो आपको इतने टाइम का तजुर्बा हो गया इन द शो, राइट? तो कभी कभी ऐसा क्रिएटिव जो राइटर का इनपुट्स वगैरह होता है, उसमें यू नो व्हाट वर्क्स, यू नो व्हाट माइट नॉट वर्क. आप कभी कभी जाके राइटर या डायरेक्टर को जाके कभी भी ये भी बोलते हो, आप लोग जैसे आप हो गए, दिलीप जी हो गए, जो लोग इतने सालों से, कि भाई ये सही नहीं है, इसको चेंज कर, इसको ऐसे बदल. बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास एक बार आने के बाद हम लोग अपने हिसाब से उसको ढाल देते हैं. You have that full freedom. Yes, we have full. Thanks to Asit bhai,
एंड एवरी राइटर के नोबडी ऑब्जेक्ट्स बेसिकली, उनको मालूम है कि ये करेंगे तो बेस्ट ही करेंगे, क्योंकि अपने ऊपर पब्लिकली फाइनली थाली अच्छी देनी है परोस की। जी। तो आपने कितना नमक डाला, कितनी मिर्ची डाली, वो हम पे डिपेंड है ना, कि भाई मुझे मालूम है क्या करना है। और सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है ना सुबोजित हमारे लिए, ये एकमेव ऐसा शो है, हम एकमेव ऐसे कैरेक्टर्स जो अपने आप से ही कंपेयर हो रहे हैं। समझ में आया आपको? 2008 में जो शुरू हुआ है शो, पुराने एपिसोड लोग आज भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन हमारा हमसे ही हो रहा है। तो हमें वो कंपैरिजन पे खरा उतरना है कि भाई हम लोग ने पहले भी अच्छा दिया, हम लोग आज भी हम लोग अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली 17 साल बाद चीजें बदलती है, बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए, तो आपके ह्यूमर भी उस हिसाब से हो। पहले बच्चे के साथ ह्यूमर आप कर सकते थे, करेक्ट, लेकिन 17 साल के बाद अभी चाचा जी बालकनी में आके गुल्ले नहीं कर सकते, उनको मालूम है, वो सीख गए कहाँ जाके गुल्ले करने होते, कहाँ जाके पानी फेंकना होता है। पहले अच्छा था, इसलिए कुछ कुछ ह्यूमर जो पहले करते थे हम लोग अभी नहीं कर सकते रिपीट, क्योंकि नहीं तो बोलेंगे अरे अभी ये तो ऐसा थोड़ी होता है, ये तो पहले था। तो ऑब्वियसली वी हैव टू कम अप विद न्यू ह्यूमर्स। इसलिए लोग कभी भी बोलते हैं ना, नहीं पहले वाले आपके अच्छे लगते थे, इस बार मजा नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उस हिसाब से ह्यूमर भी बदल गया है। बट देन वी स्टिल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम लोग जितना ज्यादा हो सके उतना उसमें ह्यूमर ऐड करने की कोशिश करते हैं। बट सर, आई मीन जेन्युइनली दिल से सवाल वो ये है कि कॉमेडी जब आप करते हो, आप अगेन व्हेन यू आर डूइंग योर पैशन, आप सब कुछ जो आपका मन में जो है आप वो अच्छे से कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो चैलेंज होगा आगे जाके। आप अपने कैरेक्टर भीड़े के कैरेक्टर को लेके सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हो और उस चीज को कैसे ओवरकम करना चाहोगे आगे जाके? मतलब मैं तो उसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी भी फिलहाल तारक मेहता की, मतलब तारक मेहता तो चलने वाला शो है, उसको तो कभी ऐसे नेवर एंडिंग शो बोल सकते हैं, टचवुड। तो आगे जाके मैं, हो सकता है कि मैं खाली दुनिया घूमूं अपने फैमिली के साथ और कुछ करूं ही नहीं, क्योंकि मैंने जितनी एक्टिंग करनी थी, जितना एज एक्टर को चाहिए था सेटिस्फेक्शन, वो तो मिल गया सारे इसमें। जैसे बोलते हैं ना कि एज एन एक्टर मुझे ये रोल करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा, नहीं, जरूरी नहीं है। सबके अलग-अलग। हाँ, आई एम एन एंटरटेनर, आई हैव एंटरटेन पीपल फॉर सो मेनी इयर्स, सो आई एम सेटिस्फाइड लाइक दैट। बट देन आई आफ्टर, मैं काम तो करूंगा, ऑब्वियसली करूंगा, देन एक चीज होगी कि आई विल बी टाइप कास्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि आपका जो सेक्रेटरी बनने का है, आपका जो भीड़े वाला, वो थोड़ा सा जाना मुश्किल है। बट मुश्किल नहीं, मेरे ख्याल से नामुमकिन है। हाँ, नामुमकिन है, लेकिन स्टिल आजकल अभी अपने लकीली मैंने अभी कुछ 2-3 एड फिल्म्स की, तो आई एक्चुअली वर्कड विद द यूथ अराउंड 20-25 एज ग्रुप के लोगों के साथ काम किया मैंने, बच्चों के साथ। तो आई फाउंड देम वेरी टैलेंटेड, सो दे डिड नॉट कीप इन माइंड कि आप भीड़े हैं, दे गिव मी एब्सोल्युटली डिफरेंट कैरेक्टर ऑल टुगेदर। मतलब यू विल सी माई इंस्टा आईडी पे आएंगी वो जब एड्स, वो आप पहचान नहीं होंगे भीड़े करके, सो दे बिलीव्ड इन मी कि ये मैं कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली आगे जाके अलग अलग रोल्स मिलेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज एन एक्टर आई नो कि मुझे क्या करना है, एंड ऑब्वियसली जो जनरेशन है, जेन जी बोल सकते हैं आप इसको, जो भी बोलते हैं, दे आर नॉट कि अरे ये बीड़े तो वो बीड़े ही लगेगा, नहीं, दे विल एक्सपेरिमेंट। उनको मुझ में कुछ अलग दिख रहा है तो वो दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक आई ओनली हैव ग्रैटिट्यूड बिकॉज आई थिंक सर ने बोला, जैसे मैं 3 महीने से सर के पीछे पड़ा था कि सर आज ये मैं बात मानता हूँ सुबोजित, तुम्हारी कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, जैसे आज पता चला कि बहुत पीछे पड़ा था ये कि भाई कब 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 कब, अभी रोज किसी को कैसे मना कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइनली मैं नहीं दे पा रहा था टाइम, बट लकीली जैसे आज हुआ हम लोगों ने फट से, वो होता है ना झट से फट से वाला, जेन्युइनली आज वाला पॉडकास्ट जो है वो ऐसे ही प्लान हुआ। एंड आई होप कि आप लोगों को भीड़े भाई, आपके फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम तारक मेहता का एक सेपरेट साइड, उनका जर्नी जो पहले का था बिफोर बिकमिंग भीड़े भाई, द लेगेसी दैट ही क्रिएटेड विद दैट, उससे लेके अब तक का एक पूरा जो लाइफ है टू एन एक्सटेंट डिकोड करने को मिला। सो थैंक यू सो मच ये देखने के लिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज कमेंट करो, सर को सोशल मीडिया में फॉलो करो, सर को और एनकरेज करो कि वो ऐसे जिम वाले वीडियोस और डालते रहे ऐसे इंस्टाग्राम पे, ताकि वो और ज्यादा सेंसेशन वहां पे भी बन जाए, ऑलरेडी तो वो है ही। बट देन थैंक यू सो मच सर। एंड जैसा कि आपने कहा कि तारक मेहता कैसा शो है, जो ब्लेस्ड शो है, ब्लेस्ड है, जेन्युइनली आप लोग वो ब्लेसिंग्स भी प्लीज कंटिन्यू रखो, ताकि वो एक्चुअली जेन्युइनली कभी ना बंद हो। भीड़े भाई सिर्फ फादर नहीं, वो दादाजी भी बन जाए आगे जाके, कुछ भी हो वो चलते रहे, बिकॉज आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ लव दैट इट इज। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव, एंड सर लेडीज एंड जेंटलमैन, गॉड ब्लेस हिम विद ऑल द लव that it deserves. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe.
And thank you. That's a wrap on the Sunny G Show with your favorite Bhire Bhai. Thank you.